दोस्तों नमस्कार। ऐसी स्थिति इससे पहले कभी नहीं थी। यह तो कहा ही जा सकता है कि बीते 9 बरस में और इन बीते 9 बरस में किसी भी राज्य के चुनाव का मौका हो या फिर लोकसभा के चुनाव का मौका ही क्यों ना हो, लेकिन ऐसी स्थिति और इस तरीके की प्रतिक्रिया इससे पहले बीजेपी ने कभी नहीं दी। और प्रधानमंत्री को भी कहां जरूरत पड़ती थी। किसी एक उपलब्धि का तमगा लेने के लिए बीजेपी हेडक्वार्टर चले जाइए और उसके बाद वहां पर वाहवाही होने लगे। और संसद के भीतर जो मुद्दे सड़क पर वोटों का ध्रुवीकरण नहीं कर पा रहे हों, उन मुद्दों को एक नए तरीके से संसद के भीतर उठाना शुरू कर दीजिए। यानी निशाने पर विपक्ष होगा, लेकिन उसको लेकर जिन बातों का जिक्र जिस तरीके से किया जाएगा वह सीधे तौर पर इस देश के भीतर में एक नफरत की मोटी लकीर या कहें धर्म के आश्रय वोटों के ध्रुवीकरण की सोच संसद के भीतर भी भाषण देते वक्त क्या हो सकती है, या फिर प्रधानमंत्री की उपलब्धियों को बताते वक्त अगर आपकी जुबान लड़खड़ाने लगे और लड़खड़ाते लड़खड़ाते सामने वाले को आप न सिर्फ कटघरे में खड़ा कर दें बल्कि उस पर शब्दों का चाबुक कुछ इस तरीके से चलाने लगे जो संसदीय मर्यादा को तोड़ती चली जाए। राजनीति का यह मिजाज संसद के भीतर कल ही रात को देखा गया और देश की राजनीति का नया मिजाज आज सुबह ही बीजेपी हेडक्वार्टर में प्रधानमंत्री की मौजूदगी में देखा गया। इन दो परिस्थितियों के भीतर 4 बड़े कारण आज आप पहले समझ लीजिए। इस देश के भीतर में लगभग 200 लोकसभा की सीट ऐसी है जहां पर कांग्रेस अगर अपने पुराने गलतियों को मान लेती है और नए सिरे से चल पड़ती है, जो उसने इंडिया अलायंस बनाने के साथ और इस दौर में ओबीसी को लेकर जो राहुल गांधी ने कहा कि हमसे पहले गलती हो गई, यह बदलाव दरअसल बदलती हुई कांग्रेस का है। तो जिन 200 सीटों का हम जिक्र कर रहे हैं जहां बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है, वहां एक एक सीट जीतना बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगा। दूसरा सवाल, बीजेपी के पास उपलब्धियों का पिटारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमाम नीतियों के आश्रय है, लेकिन उसे कोई पचा पाने की स्थिति में इस देश के भीतर इसलिए नहीं है क्योंकि लोगों की अपनी सामाजिक आर्थिक जिंदगी और सरकार जिस चकाचौंध को बताना चाहती है अपने अनुसार, उससे बहुत दूरी जनता की हो चुकी है। और जनता की उसी नब्ज और उसी मुद्दे को राहुल गांधी हर तरीके से लगातार पकड़ रहे हैं। यह दूसरी मुसीबत है बीजेपी के लिए, जहां पर उसे लगता है कि जो कर दिया वो हमने ही कर दिया, चाहे वो चांद पर पहुंचना हो या G20 की सफलता हो। इस दौर में दुनिया भर में डंका हमारा ही बज रहा है, तो देश के भीतर के लोगों को डंका बजाना चाहिए। लेकिन यह सामाजिक आर्थिक दूरी कमोवेश इस देश के भीतर की 100 से ज्यादा सीटों पर परेशान बीजेपी को कर रही है। तीसरी परिस्थिति इस देश के भीतर में उस विचारधारा या एजेंडे की है जिसको लेकर आरएसएस चला करता था, लेकिन एक झटके में वह विचारधारा भोथरी हो चली है मोदी के अपनी राजनीतिक बिसात को लेकर। तो यह तीसरा संकट उस हिंदुत्व की दिशा को इंगित करता है जहां पर वोटों का ध्रुवीकरण कैसे होगा, यह भी बड़ा सवाल है। और चौथा सवाल प्रधानमंत्री के चेहरे या उनके चकाचौंध से जुड़ा है, जो जनता के साथ मिसमैच कर रहा है। और जो संगठन भोतरा हो चला है यानी आरएसएस, उसके भीतर भी सवाल है कि नहीं, इससे जीत नहीं मिलेगी। तो होगा क्या, होगा क्या, उससे पहले हमें लगता है आज सुन लीजिए बीजेपी के सांसद के उन शब्दों को, जब वह विपक्ष के एक नेता पर उंगलियां उठाते हैं और जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उन शब्दों को जरा सुनिए, इसलिए क्योंकि इसके जरिए क्या समाज में नफरत और तेज हो सकती है। यह भी सोचिए कि इस नफरत के आश्रय क्या वोटों का ध्रुवीकरण हो सकता है। ये शब्द समाजवादी पार्टी के नेता दानिश अली को लेकर बोले गए। जरा सुनिए इसको बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी ने कहा। क्यों ले रहे हैं? मोदी साहब सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं
देश के वैज्ञानिक ओए बड़े ओए ओए उग्रवादी सिरे ले रहे हैं। ए उग्रवादी बोलने में तो कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। ए उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। इसलिए सर अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे। उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 से लेकर अभी तक, इसकी बात करते रहना थी। बाहर देखो इस मुल्ले को, अभी रोड पढ़ रहे थे सर। इसरो ने वर्ष 1975 से अब तक 52 पार्टी विद डिफरेंस, यही तो नारा था बीजेपी को लेकर, और उसका यह अंदाज आपको बिल्कुल अलग संसद के भीतर दिए गए रमेश भिदुड़ी के इस वक्तव्य से मिल चुका होगा। दूसरा सवाल अब उसके आगे का हो चला है कि क्या यह वाकई बीजेपी और उसके तमाम सांसद महसूस करने लगे हैं कि 2024 मुश्किल हो चला है, और उस मुश्किल की वजह अपनी नीतियों पर जो रेड कारपेट बिछाई गई थी, अब उस पर सवालिया निशान इस देश के लोग लगाने लगे हैं, या फिर कांग्रेस बदलने लगी है, या फिर समूचा विपक्ष इस बात को जान चुका है और खुद बीजेपी के भीतर के नेता भी इस बात को क्या समझ चुके हैं, जिस रास्ते हम चल पड़े हैं उसकी उम्र कहीं पूरी तो नहीं हो गई। तीन स्थितियां साथ में है। एक आर्थिक पक्ष है जो देश के भीतर का और अंतर्राष्ट्रीय बाजार को लेकर है। दूसरा पक्ष कांग्रेस का बदलना, राहुल गांधी का नीतियों को उठाना है। और तीसरा पक्ष इसका इस देश के भीतर में उन 400 लोकसभा की सीटों का है जिस पर बीजेपी अपनी बिसात में मानकर चलती है कि इन 400 में से लगभग 300 के लगभग सीट तो हम जीत सकते थे, और अब उसमें शायद और मुश्किल हालात पैदा हो चले हैं। तो पहली स्थिति आर्थिक स्थिति इस देश के भीतर की है जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत को परेशान कर रही है, क्योंकि इस दौर में सरकार के अपने रिपोर्ट कार्ड बहुत साफ बतलाती है कि जो विदेशी पैसा भी भारत के बाजार में आता था वह भी अब कम हो चला है। और जो रिपोर्ट निकल कर आई उसमें जानकारी दी गई कि एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो था वो बरस बर बरस देखिएगा, अगर 2022 में देखिएगा तो यह 6,05,369 करोड़ रुपए का था। अगले बरस यानी 2023 में यह 3,07,662 करोड़ का रह गया, यानी और नीचे आ गया। और 2024 के पहले 6 महीने के जो इंडिकेशन नजर आ रहे हैं वह 1.5 लाख करोड़ भी पहुंच नहीं पा रहे हैं। इसके घटने की वजह क्या है? भारत के बाजार में क्या विदेशी इन्वेस्टमेंट रुक रहा है, और इसकी वजह क्या है? सरकार इसकी वजह को समझे, लेकिन यह एक आर्थिक परिस्थितियां हैं। दूसरी स्थिति, भारत के भीतर जो डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा था उसमें बजट में जब जब बताया गया कि इतना इन्वेस्टमेंट हम होगा, वह घटते घटते ऐसी स्थिति आ गई कि इस बरस यानी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और ये सितंबर का महीना चल रहा है, एक लिहाज से सोचिए तो आधा बरस इस वित्तीय वर्ष का बीत गया। बजट में बताया गया था कि 51,000 करोड़ रुपए का डिसइन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन अभी की तारीख में सिर्फ 5,600, इतना ही 5,600 करोड़ का ही इन्वेस्टमेंट हुआ है। पिछले बरस भी जो डाटा बताया गया बजट में वो 65,000 करोड़ का था, लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट 35,000 करोड़ का ही हो पाया। उससे पहले तो कमाल की चीज थी, 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर में 1,75,000 करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट होना था जो बजट में बताया गया, लेकिन हुआ कितना? 13,534 करोड़ रुपए। यह पहला मैसेज है। दूसरा मैसेज उससे बड़ा है, क्योंकि पहले 5 बरस मोदी सत्ता के, जिसमें उन्होंने इस देश के अलग अलग कॉरपोरेट को जो माफी दी, जो रिटर्न ऑफ दी थी, वह 7,95,000 करोड़ की थी। और इस पहले 4 बरस में जो माफी दी गई यह 7,33,000 करोड़ की हो चुकी है। दोनों मिला दीजिएगा तो तकरीबन 15,39,000 करोड़ रुपए बैठते हैं। इसी दौर में
पिछले साल की तुलना में हमारा एक्सपोर्ट जो है वह तकरीबन 16% नीचे आ गया, इंपोर्ट भी 17% नीचे आया, व्यापारिक घाटा तकरीबन 20 बिलियन डॉलर से ज्यादा का है। मजे की बात यह है कि जिस तेल के जरिए सरकार ने अपनी इकोनॉमी को संभाला, अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उस तेल की कीमत बढ़ रही है और खुद जो हर महीने रिपोर्ट दी जाती है, और इस बार वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट कह रही है, हां अलार्मिंग तो है, चिंताजनक तो हो चला है, लेकिन अभी लाल लकीर नहीं खींच सकते हैं। लेकिन स्थितियां नाजुक है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यह $100 प्रति बैरल तक पहुंच जाएगा, जो इस वक्त 95 बैरल प्रति डॉलर पहुंच चुका है। यह सारी परिस्थितियों के साथ एक समानांतर में जैसे ही आप शेयर बाजार में कदम रखेंगे, वैसे ही आपके जहन में एक और सवाल आएगा। आज के दिन 12,000 करोड़ का निवेशकों को घाटा हो गया। कल यह घाटा और ज्यादा था, उससे पहले गणेश चतुर्थी थी, लेकिन सोमवार के दिन भी यह घाटा तकरीबन 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का था। लगातार शेयर बाजार की परिस्थितियां भी बता रही है। इस आर्थिक मसले का जिक्र सिर्फ इसलिए कि यही वो मजबूती है जो सरकार को राजनीतिक पूंजी के तौर पर मुनाफा दे देती है, और जब आप इलेक्शन में कूदते हैं तो उस वक्त आपके पास पैसे की कोई कमी होती नहीं है। लेकिन जब आपकी इकोनॉमी डगमगाती है तो ऐसे में राजनीतिक तौर पर इसका असर पड़ता है। तो क्या पहली घंटी वित्त मंत्रालय या कहें इकोनॉमिक एस्पेक्ट में पैदा हुई है? और दूसरी परिस्थिति दरअसल बीजेपी के लिए मुश्किल हालात कांग्रेस और राहुल गांधी को लेकर है, क्योंकि आज जब एक सवाल पूछा गया राहुल गांधी से, क्या महिला आरक्षण के वक्त में पिछली बार जब आपने ओबीसी का जिक्र नहीं किया था और इस वक्त आप ओबीसी का जिक्र कर रहे हैं, तो क्या उस समय गलती थी? उन्होंने कहा जी मैं रिग्रेट करता हूं इस बात को लेकर। यानी एक तरफ पुरानी कांग्रेस की नीतियों को भी अपने कंधे पर लेकर 2024 के मैदान में कुछ इस तरीके से कूदने को तैयार है। कल तक जो पूरा का पूरा वोट बैंक होता था वो बीजेपी के पास चला जाता था, वो खिसक रहा है। इसको इस रूप में भी समझिए कि 2009 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बने थे, उस वक्त बीजेपी के पास ओबीसी वोट बैंक 22% था, लेकिन 10 बरस के बाद जब देखिएगा 2019 में, तो यही 22% वोट बैंक 44% में बदल जाता है, यानी दुगना हो जाता है। और दूसरी तरफ जो अलग अलग छत्रप हैं जो इस देश के भीतर में मौजूदा वक्त में इंडिया अलायंस के साथ खड़े हैं, उनका 2009 में 42% था, जो 2019 में घटकर 10 बरस के बाद वो घटकर 27% हो जाता है। कांग्रेस इसी दिशा से देख रही है क्या? दूसरी बड़ी बात यह है कि इस वक्त इंडिया के भीतर जो हलचल दिखाई देनी चाहिए थी वो हलचल नहीं है। आप कहेंगे इंडिया नजर कहां आया, जबकि इस दौर में चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, या फिर मंडल से निकली हुई पार्टियों को तो ओबीसी को लेकर इस दौर में राजनीतिक तौर पर हंगामा खड़ा कर देना चाहिए था। अगर वो हंगामा खड़ा कर देते तो बीजेपी के भीतर उतना शोर नहीं मचता। मुश्किल यह है कि शोर राहुल गांधी मचा रहे हैं, बदल रही है कांग्रेस, राजनीतिक तौर पर वो टक्कर दे रही है बीजेपी को, और बीजेपी इस बात को समझ चुकी है कि अगर कांग्रेस की राजनीति के तौर तरीके बदल गए, जिस तरीके से एक वक्त की कॉरपोरेट कांग्रेस अब मजदूर और किसानों की कांग्रेस के तौर पर खुद को स्थापित कर रही है, और यह मैसेज नीचे तक अगर जा चुका है, तो फिर बीजेपी के लिए हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में इस दौर में मुश्किल घड़ी खड़ी हो चली है। और उसी के रिफ्लेक्शंस नजर आने लगे हैं पार्लियामेंट के भीतर, गाली गलौज से लेकर संसद के बाहर अपने आप को अपने तरीके से आयोजन के जरिए खुद की वाहवाही कराना। और कल भी जब बनारस में प्रधानमंत्री होंगे तो महिलाएं ही सवाल करेंगी, यानी काशी की 5 महिलाएं प्रधानमंत्री मोदी से 5 सवाल करेगी, क्योंकि एक बात जहन में बीजेपी की आ चुकी है, ये आखिरी हथियार है महिला आरक्षण का जो दांव उन्होंने खेला है, वो लागू हो या ना हो, लेकिन वोटर के तौर पर अगर वो इस देश में चल गया कार्ड, तो फिर बीजेपी को कोई हरा नहीं पाएगा। लेकिन उसके भीतर की मुश्किल यह है कि पहली बार कांग्रेस उस राजनीति को साधने निकली है, या राहुल गांधी उस मैसेज को कन्वे करना चाह रहे हैं, जहां पर कांग्रेस का वोट 80 के दशक के बाद से कैसे
बिखरता चला गया और कुछ हिस्सा, बहुत कम हिस्सा अगर बीजेपी ने लिया तो एक बड़ा हिस्सा इस देश के क्षत्रपों के पास चला गया। लेकिन क्षत्रपों की मुश्किल यह है, वो इस वक्त कांग्रेस से नहीं लड़ सकते हैं। उन्हें पता है कि 2024 में बीजेपी जीतती है, जो पार्लियामेंट में गालियों का नजारा है वो किस दिशा में जाएगा कोई उसको संभाल नहीं पाएगा। और जो इस वक्त संसद के बाहर की स्थिति है, जिसमें स्टेट स्पॉन्सर्ड रैलियां और स्टेट स्पॉन्सर्ड अलग अलग जगहों पर माला पहनने की परिस्थिति और अपने गुणगान की स्थिति है, वो शायद कहीं ज्यादा ईडी और सीबीआई से भी आगे निकलकर संकट में उन्हें डालेगी और उनकी पाइपलाइन पूरे तरीके से खत्म हो जाएगी और क्षत्रपों की राजनीतिक मौत 2024 के चुनाव के बाद करने की स्थिति में बीजेपी आकर खड़ी हो जाएगी। तो क्या इन बातों के मद्देनजर पहली बार बीजेपी को लगने लगा है कि अगर कांग्रेस खड़ी हो गई, कोई क्षत्रप खड़ा हो जाए तो उसको मैनेज किया जा सकता है? जैसे आज ही जेडीएस के साथ समझौता हो गया और जेडीएस एनडीए का हिस्सा हो गई, और एक हफ्ते पहले ही बैठकों के जरिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कर्नाटक में भी मैनेज किया गया, जब चंद्रबाबू नायडू के जेल जाने का रास्ता वहां के मुख्यमंत्री के जरिए खुलवाया गया, और दूसरी तरफ तेलंगाना के भीतर भी केसीआर को मैनेज करने की स्थिति, चाहे वो ईडी और सीबीआई ही क्यों ना काम कर रही हो, लेकिन उसे भी मैनेज किया गया। इन दो कारणों से मैसेज क्या है? मैसेज सबसे बड़ा पहला यह निकल रहा है कि दरअसल बीजेपी को एक बात समझ में आ गई है, परसेप्शन के दौर पर कांग्रेस का खड़ा होना उसकी जीत पर पूरे तौर पर मुहर लगा देता है कि आप किसी हालत में 272 तक पहुंच नहीं पाएंगे। और अगर यह परसेप्शन चुनावी तौर पर मुद्दों के आसरे जनता के दिलों तक पहुंच गया तो एक झटके में बीजेपी का जो पूरे 200 सीट पर जहां उसे कांग्रेस से टकराना है, वहां की स्थिति में अगर वो 100 सीट भी जीत जाती है तो भी वह 200 तक नहीं पहुंच पाएगी। 543 में से यह आंकड़ा भी अब उसे समझ में आ चुका है। तो क्या यह हड़बड़ाहट है? क्योंकि तीसरा मुद्दा जो इससे जुड़ा हुआ है, जो वोटरों से जुड़ के सीधे तौर पर एक सवाल कर रहा है कि दरअसल बीजेपी ने इस दौर में जो अपनी उपलब्धियों को परोसा है वह एक ताकत के तौर पर रखा है, और ताकत के तौर पर भारत का समाज कभी भी स्वीकार नहीं कर पाता। इसीलिए ध्यान दीजिए, स्थितियां भारत की सामाजिक यह भी रही कि दबंग जातियों से दबकर दलितों ने अपनी राजनीति को साधा जरूर, लेकिन उसके बावजूद भी वोट ट्रांसफर करने में उत्तर प्रदेश जैसी जगह पर मुश्किल आ गई जब अखिलेश और मायावती एक साथ खड़े थे। तो दबंगई की राजनीति और दबंगई की सत्ता लोकतंत्र को ही खत्म नहीं करती है, बल्कि भारत के भीतर का जो पूरा डीएनए डेमोक्रेसी का है उसको वो छिन्न भिन्न करती है। और इस परिस्थिति में अगर कांग्रेस बदल रही है, क्योंकि यह भी एक सवाल है कि ओबीसी को लेकर आखिर क्यों इस देश के भीतर में जो सवाल था कि पहले जातिगत जनगणना क्यों नहीं होती थी, और उसमें बहुत साफ था कि जो पहली कैबिनेट बैठी थी उसमें नेहरू भी थे, उसमें सरदार पटेल भी थे, उसमें अंबेडकर भी थे, उसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद भी थे। और फैसला क्या लिया गया था? फैसला लिया गया था कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे, इससे समाज में विभाजनकारी परिस्थिति पैदा हो सकती है। 1931 में हुई थी जातिगत जनगणना, जिसमें 52% आबादी ओबीसी की बताई गई थी, और उसके बाद चीजें एससी एसटी की इसलिए कराई गई क्योंकि संवैधानिक बाध्यता थी, आरक्षण देना था। उसके बाद जो कुछ हुआ सब आंखों के सामने है। और कांग्रेस हो या फिर कांशीराम ने जब पहली बार कहा था कि दरअसल जिसकी जितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए जिस जनसंख्या के हिसाब से, उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। लेकिन इस बात का जिक्र अब राहुल गांधी ने जब कर्नाटक में किया तो सभी को समझ नहीं आया क्या रास्ता इतना बदल चुका है। और आज जब सवाल किया गया और उन्होंने कहा कि पहले गलती हो चुकी है, तो यह एक कांग्रेस की नई परिस्थिति है, एक नई लकीर है। लेकिन इस लकीर को सिर्फ उस रास्ते मत देखिए, क्योंकि यह भी सवाल आज राहुल गांधी से पूछा गया, वजह क्या है जो महिला आरक्षण एक झटके में विशेष सत्र बुलाकर ले आया गया। और उसकी वजह राहुल गांधी ने दो ही बताई, एक जातिगत जनगणना ना कराना या उसको दूसरी तरफ ध्यान देना, और दूसरा अडानी कांड पर खामोशी बरत लेना।
यानी कॉर्पोरेटाइजेशन या पूंजी और दूसरी तरफ समाज। कांग्रेस और राहुल गांधी इस नब्ज को पकड़ रहे हैं कि अगर बीजेपी के पास जो कैपिटलाइजेशन या जो पावर है, पैसा लाने का, पॉलिटिकल इकोनॉमी को मजबूत करने का और चुनाव जीतने का दावा उसी आधार पे वो करती है, और दूसरी तरफ जो वोट उसको मिलते हैं ये कह के कि प्रधानमंत्री मोदी ओबीसी हैं तो सारे ओबीसी साथ में खड़े हो जाएं, जबकि दूसरी स्थिति यह है कि अपर कास्ट को भी पास में रखना है, वहां भी साधना है। इस राजनीतिक तौर पर कांग्रेस और राहुल गांधी शायद पहली बार समझ गए कि दरअसल राजनीतिक दल को अगर बनाया है तो चुनाव लड़ने के लिए, और चुनाव लड़ने का मतलब चुनाव जीतने के लिए होता है। बीजेपी के भीतर इन्हीं बातों को लेकर जबरदस्त हड़कंप मची हुई है। एक एक सीट का बवाल इसलिए है क्योंकि इस देश को अगर हिंदू मुस्लिम के वोट बैंक में ना बांटकर पूरे तरीके से खुला छोड़ दीजिएगा तो बीजेपी की सांसें फूलने लगी है, और वह हिंदू मुस्लिम के दायरे में कैसे किसी तरीके से फंस जाए, इसको लेकर आपने विधोड़ी के वक्तव्य को पार्लियामेंट के भीतर जो उन्होंने दिया उसको आपने सुन लिया। लेकिन इस देश के भीतर में मुस्लिम समुदाय खामोश है, वो साइलेंट है। वो जानता है कि ये राजनीतिक तिकड़मों की परिस्थितियां हैं जिसमें बीजेपी एक लंबी और बड़ी कटुता शायद पैदा करना चाहती है, जो आरोप खुले तौर पर कांग्रेस अब लगाने भी लगी है, विपक्ष के तमाम नेता लगाने लगे हैं, या कहीं इंडिया अलायंस लगाने लगा है। तो क्या वाकई बीजेपी दोनों रास्तों में चूक रही है? एक तरफ इकोनॉमी ने उसकी अपनी इकोनॉमी को कहीं ना कहीं बंद कर दिया है और यह हड़बड़ाहट उसके भीतर की है, और दूसरी परिस्थिति समाज के भीतर के जो अंतर्विरोध हैं उसको राजनीतिक तौर पर साधने का जो हुनर बीजेपी ने पैदा किया, या 2014 से लेकर अभी तक जो मोदी और शाह ने पैदा किया, पहली बार उस पर भी कहीं ब्रेक तो नहीं लग गई है। और यही परिस्थितियां बचा रही हैं कि एक एक सीट पर क्यों बवाल है। राजनीतिक तौर पर ऐसी स्थिति बीजेपी की कभी नहीं थी। सामाजिक तौर पर बीजेपी के राजनीतिक हुनर को साधने की परिस्थिति ऐसी फेल पहले कभी नहीं थी। और 2013 से जब अडानी का एयरक्राफ्ट हवा में घूमता था और उसमें उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री सफर करते थे, और वह एयरक्राफ्ट दिल्ली में आकर ही लैंड किया जब गुजरात के मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री बन गए, पहली बार उस पर भी राजनीतिक तौर पर यह कहकर उंगली है आएंगे तो कार्रवाई करेंगे, और दूसरी तरफ उस पूरे कैपिटल एस्पेक्ट को लेकर जो भारत के बाजार को लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जिसकी धूम थी, वहां पर भी एफडीआई अगर रुक गया है, कम हो गया है, डीलिंग नहीं हो पा रही है, तो स्थिति अच्छी नहीं, नाजुक हो चली है उस राजनीतिक सत्ता की जिसने तमाम पाइपलाइन को पॉलिसी के लिहाज से इसीलिए बनाया कि उसकी अपनी सत्ता बनी रहे। तो क्या इस बार सत्ता पर आंच आ चुकी है, और क्या यह अंत की शुरुआत है? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।